अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर में हमने डिस्कस किया था, इन्वेंट्री टर्नओवर में इन टाइम एंड डेज। इन टाइम का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ एंड एवरेज इन्वेंट्री है 35,000। 2 लाख को 35,000 से डिवाइड किया 5.7। आंसर आया कि 5.7 टाइम में आपकी जो इन्वेंट्री है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेल्स में। और कितने डेज में होगी? इन डेज में है 365 डिवाइडेड बाई इन टाइम। 365 को आपने जो आंसर आया इन टाइम का उससे डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आया है इन डेज का 64 डेज। यानी 64 डेज में आपकी जो इन्वेंट्री है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। 64 डेज लगेंगे, तकरीबन 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो इन्वेंट्री को यानी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, ये फार्मूला आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो कौन कौन से थे? रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, अब आ गया इसका टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वेंट्री टर्न ओवर इन डेज में हम ऐड कर देते हैं रिसीवेबल टर्न ओवर इन डेज। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर इन डेज हमारे पास है 64 और रिसीवेबल टर्न ओवर इन डेज हमारे पास है 21 है, इसको हमने 39 ले लिया। 21.9 को 30 ले लिया, सॉरी। ये 30 हो गया, ये 64 हो गया। 30 और 64 हमारे पास होगा 94 डेज। यानी 94 डेज में आपका जो पूरा ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल दोनों जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। टोटल 94 डेज लगेंगे। लास्ट हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इससे पहले हमने कौन कौन से डिस्कस किए? लिक्विडिटी रेशियोज, नेक्स्ट हमारा था आपका सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड हमारे पास था टर्नओवर रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और टर्नओवर। लिक्विडिटी में करंट एसेट्स को हमने डिस्कस किया, करंट लायबिलिटीज़ को। सॉल्वेंसी में हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, और टर्नओवर में हमने रिसीवेबल और इन्वेंट्री टर्न को हमने डिस्कस किया कि कितने डेज और टाइम में इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल कैश में और सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। Profitability ratios are financial metrics used by analysts and investors to measure and evaluate the ability of a company to generate income relative to revenue. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं जो कोई भी एनालिस्ट या इन्वेस्टर्स जिसको यूज़ करते हैं ताकि कंपनी की हम एबिलिटी को मेजर कर सकें कि कंपनी की क्या कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉफिट को जनरेट कर सके रिलेटिव टू रेवेन्यू। रेवेन्यू के मुकाबले में अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सके। यानी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, वो उसको वो जो है उसकी जो मेजरमेंट है या उसकी जो हम देखते हैं परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे होते हैं। ये जो आपके सामने रेशियोज हैं ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हमें बता रहे होते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। कौन कौन से हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज, टर्न रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पर शेयर। ठीक, देखते हैं इनको भी। हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3 लाख, नेट सेल्स हमारी है 5 लाख। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमने नेट सेल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 60% है जीपी हमारे नेट सेल्स का, 60% है। जब नेट सेल्स का जीपी 60% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 40% होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेट निकालें हम, परसेंटेज का रेट। ठीक है, तो आपकी नेट सेल्स जो कि डिस्कस की थी अभी 5 लाख थी और आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 लाख को आपने 5 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दिया, आंसर आया 20%। यानी आपका नेट प्रॉफिट रेट है 20%।
रिटर्न ऑन एसेट्स इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट इनकम अभी अभी हमने डिस्कस किया कि नेट इनकम हमारे पास है 1 लाख रुपीज़ और टोटल एसेट्स हमारे पास है 14,20,000। ये हमसे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 लाख को डिवाइड किया 14,20,000 से, मल्टीप्लाई 100 किया तो आपके परसेंट आ रही है 7%। यानी आपके जो एसेट्स पे आपको रिटर्न मिल रहा है वो है 7%। ठीक है, एसेट्स के अगेंस्ट जो आपकी इनकम है वो है 7%। अगर हम एसेट्स को बेस बनाते हैं तो 7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। यानी आप शेयर होल्डर इक्विटी के अगेंस्ट देख रहे हैं कि नेट इनकम आपकी कितनी है। अभी हमने एसेट्स के अगेंस्ट देखा था, अब नेट इनकम शेयर होल्डर इक्विटी के अगेंस्ट देख रहे हैं आप। तो शेयर होल्डर इक्विटी जैसे कि हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था 7,40,000 थी। इन 7,40,000 शेयर होल्डर इक्विटी है और आपकी नेट इनकम है 1 लाख। 1 लाख को आपने 740 से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया ये 0.13। यानी आप शेयर होल्डर इक्विटी के अगेंस्ट आपकी जो नेट इनकम है वो है 0.13, ये 13%। अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पे आप कितना अर्न कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, नेट इनकम आपकी जो टोटल नेट इनकम हुई है उस नेट इनकम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास 60,000। तो 1 लाख को आपने 60,000 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.66। 1.66 यानी आप एक शेयर पे कितना अर्न कर रहे हैं, 1.66 आप अर्न कर रहे हैं एक शेयर पे। आपकी जो प्रॉफिट है वो इतना है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फार्मूला है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आपकी अर्निंग पर शेयर है, अभी हमने निकाला पीछे 1.66 था और डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल आपकी है 15 रुपीज़। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और मार्केट प्राइस आपकी 15 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1.66 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो प्राइस अर्निंग आपका रेशियो जो आ रहा है मार्केट प्राइस के अगेंस्ट जो आपकी अर्निंग पर शेयर है वो 0.11 मार्केट प्राइस के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। अच्छा, अभी एक पॉइंट ध्यान में रखें, जो फार्मूलाज आपको बताए जा रहे हैं इसको मैं भी नोट करवा दूंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, वो आपको सबमिट कराने होंगे। आजकल में असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी जस्ट में जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट करके हम आंसर निकाल लें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और ये भी पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर आप इसको सॉल्व करके मुझे देंगे। ठीक है, अच्छा, बुक वैल्यू पर शेयर का फार्मूला है बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। शेयर होल्डर इक्विटी में हमारे पास आ रही है 7,40,000 और नंबर ऑफ शेयर अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे 60,000। तो शेयर होल्डर इक्विटी को आपने 60,000 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ रहा है 12.33। यानी बुक वैल्यू पर शेयर यानी एक शेयर की जो बुक वैल्यू है वो आ रही है 12.33 आ रही है। ठीक है, अब ये मार्केट वैल्यू की बात नहीं करें, मार्केट वैल्यू तो 15 थी। ठीक है, बुक वैल्यू की बात करें। डिविडेंड पर शेयर यानी आपको एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, वो प्रॉफिट था, ये डिविडेंड है। इससे पहले हमने प्रॉफिट डिस्कस किया था, हमने नेट इनकम को डिवाइड किया था नंबर ऑफ शेयर से। अब हम डिवाइड करें डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड मिला है 70,000 का, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर 60,000 से, आपके पास आंसर आ रहा है 1.16। यानी आपको पर शेयर पे जो डिविडेंड मिला है वो है 1.16 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है आपको। ठीक है, यानी प्रॉफिट मिला है, कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिया है, वो कैश की सूरत में या स्टॉक की सूरत में, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करें। डिविडेंड 70,000 है, नंबर ऑफ प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर जो है 60 है, तो 1.16 का आपको मिला है डिविडेंड पर शेयर। अच्छा,
डिविडेंड यील्ड यानी डिविडेंड पे के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये उस पे हम देख रहे हैं कितनी आपको अर्निंग हुई है। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड है मार्केट प्राइस पर शेयर। अब हम मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से देख रहे हैं। ऊपर हमने क्या किया था, डिविडेंड को डिवाइड किया था हमने नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से। तो हमारा जो डिविडेंड पर शेयर आया था 1.16 आया था। उसी 1.6 डिविडेंड पर शेयर जो हमारा है 1.16, मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो 0.07 यानी 7% तकरीबन हमारा है डिविडेंड पर शेयर अगेंस्ट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर आपके जो फार्मूलाज थे वो हो गए कंप्लीट।